हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट मोमेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे हम लोग फर्स्ट मोमेंट का, फिर उसके बाद सेकंड मोमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। प्रीवियसली कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द एरिया और वॉल्यूम ओवर विच दे एक्ट। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम कंसिडर कर रहे थे क्या कि वो फोर्स जो एरिया और वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विच वेयर प्रोपोर्शनल टू द एरिया और वॉल्यूम ओवर विच दे एक्ट। कि वो फोर्सेस जो एक्ट करते हैं जो प्रोपोर्शनल है एरिया और वॉल्यूम के, ठीक है, जिसमें वो एक्ट करते हैं। द रिजल्टेंट आर ऑब्टेन्ड बाय समिंग और इंटीग्रेटिंग ओवर द एरिया और वॉल्यूम्स। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो कैसे हमको ऑब्टेन्ड होता है कि जब हम उसको सम करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं उसके एरिया और वॉल्यूम का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जब भी हमको मोमेंट निकालना होता है किसी भी एरिया या वॉल्यूम का या मास का, तो हम क्या करते हैं कि बॉडी का एरिया इंटू जिस एक्सिस से हम उसको कंसिडर कर रहे हैं वहाँ से उस बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट बॉडी any axis was determined by computing the first moment of the area and volumes about that axis। मतलब कि अगर हम किसी एक्सिस से किसी बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे कंप्यूट करते हैं कि एरिया इनटू उस एक्सिस से उस बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सेकेंड मोमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विल नाउ कंसिडर forces which are proportional to the area or volume over which they act but also vary linearly with distance from a given axis। ठीक है, हम लोग उस फोर्स को अब कंसिडर करेंगे जो प्रोपोर्शनल है किससे, एरिया और वॉल्यूम की, और जो कि एक्सिस से वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, वेरी लीनियरली फ्रॉम ए गिवन एक्सिस। ठीक है, इट विल बी shown that the magnitude of the resultant depend on the first moment of the force distributed with respect to the axis। इसके पहले वाली क्लास में हम देखे थे कि जो रिजल्टेंट है उस पर फर्स्ट मोमेंट कैसे डिपेंड करता है कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट विल बी शोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट के फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, किससे, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो उस पर डिपेंड करता है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट डिपेंड ऑन द सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस। ठीक है, जिस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट है वो एक्ट करता है, जिस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट है वो एक्ट करता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, सेकंड मोमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट डिपेंड ऑन द सेकंड मोमेंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है और वो किस पे डिपेंड करता है कि सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस से सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, किसका, एरिया का और मास का। ठीक है, कंप्यूटिंग द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया फॉर मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया एंड मासेस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि मोमेंट निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट ऑफ एरिया और इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और एरिया के को कंसिडर करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल देख के उसके बाद हम लोग आगे इसमें डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम एक आई सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, जो किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक आई सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, इसमें किसी एक पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, एक स्मॉल एरिया इसमें कंसिडर कर रहे हैं जिसपे एक फोर्स लग रहा है डेल्टा एफ। ठीक है, तो उस डेल्टा एफ की जो वैल्यू आ रही है वो कितना है,
के कांस्टेंट और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई और इनटू डेल्टा ए। ठीक है, तो डेल्टा ए एरिया हो गया, वाई जो है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और के जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ इक्वल टू के वाई डेल्टा ए। डेल्टा एफ इक्वल टू के वाई डेल्टा ए। हम इसमें क्या लिखे हैं, कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स डेल्टा एफ whose magnitude are proportional to the elemental area। ठीक है, एलिमेंटल एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऑन विच दे एक्ट एंड ऑल्सो वेरी लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे बॉडी में हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं। इस छोटे से एरिया को हम क्या कर रहे हैं, जिस पे फोर्स लगा हुआ है डेल्टा एफ। ठीक है, इस छोटे से एरिया पे जो फोर्स लगा हुआ है वो डेल्टा एफ की वैल्यू जो है वो के डेल्टा ए। ठीक है, के डेल्टा ए है, लेकिन अगर हम उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से देखें, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो वाई है, वाई है। तो डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो नीचे देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है क्या, कंसिडर ए डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स डेल्टा एफ whose magnitude are proportional to the elemental area on which they are acted and also linearly vary with the distance of delta f from a given axis. Example, consider a beam subjected to a pure bending, internal forces varying linearly with distance from the neutral axis which passes through the section centroid। ठीक है, तो वहाँ पर डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वाई डेल्टा ए। ठीक है, इस एक्सिस से वाई डिस्टेंस और एरिया डेल्टा ए और कांस्टेंट के। ठीक है, अगर हम उसका फर्स्ट मोमेंट लिखें तो हम इस पूरे बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके, और इस पूरे बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि के तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से, और हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इक्वल टू, उसको बोलते हैं क्यू एस और इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट, सेकेंड मोमेंट। तो सेकेंड मोमेंट क्या होता है कि वो कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया। ठीक है, जो सेकेंड मोमेंट होता है वो क्या होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहाँ पे वाई है, जो मतलब वाई का स्क्वायर इनटू एरिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड मोमेंट बता रहे हैं, ये जो है वो सेकेंड मोमेंट बता रहे हैं। अब एक और एग्जांपल इसमें से को कंसिडर करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। कि एक एग्जांपल है, कंसिडर द नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज सर्कुलर गेट। ठीक है, एक सर्कुलर गेट है जो वो पूरे हाइड्रोलिक स्टैटिक फोर्स से वो सबमर्ज है, पूरे तरीके से हाइड्रोलिक जो सर्कुलर गेट है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो वहाँ पे फोर्स को डेल्टा एफ से दिखाया जा रहा है, फोर्स को डेल्टा एफ से दिखाया गया है, और फोर्स को डेल्टा एफ से बताया जा रहा है, और ये डेल्टा एफ क्या है, तो ये प्रेशर पी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, डेल्टा एफ, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ इक्वल टू प्रेशर इंटू पी इंटू डेल्टा ए। और जहाँ पे पी को हम लिख सकते हैं क्या, ये डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पे, तो हम उसको रो से गामा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, गामा वाई डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा ए इक्वल टू गामा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, इस एक्सिस से वाई डिस्टेंस, ठीक है, सी एक्स से वाई डिस्टेंस इंटू डेल्टा ए। ठीक है, और आर की वैल्यू, फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू गामा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, गामा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। और सेकेंड मोमेंट क्या हो जाएगा, गामा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। फर्स्ट मोमेंट कैसे बताएंगे, आर इक्वल टू
गामा इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेकंड मोमेंट बताना होगा तो क्या हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ गामा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया, ठीक है। सेकंड मोमेंट में क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गामा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अब हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इंटीग्रेशन से हम किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे बताया गया। तो सेकंड मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस के से इस फिगर में ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में इस फिगर में बताया गया है क्या, एक्स और वाई एक्सिस से इस फिगर में बताया गया क्या कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है जिसका हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे सा पार्ट का जो एक्स डिस्टेंस है वो डी एक्स है और उसका वाई डिस्टेंस जो है वो डी वाई है, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। और ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया गया है कि ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलरली पे ये लाई कर रहा है और वाई डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सेकंड मोमेंट क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर आई एक्स लिखने के लिए मतलब ये आई एक्स का मतलब कि मोमेंट सेकंड मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, तो आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी ए जो एरिया आया है डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डी ए जो है वो एरिया है, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हमको मिल गया सेकेंड मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकेंड मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, तो इसमें क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट वाई एक्सिस का स्क्वायर इनटू एरिया, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी ए। अब यहाँ वाई एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और इसका एरिया डी ए कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए, तो हम आई वाई क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब हमको पूरे होल बॉडी के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इस छोटे से एरिया को हम एक स्ट्रिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक इस छोटे से एरिया को हम एक स्ट्रिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको पूरे बॉडी के लिए हम इंटीग्रेट कर सकेंगे, ठीक है। हम पूरे बॉडी के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाले फिगर में हम क्या करेंगे कि ये छोटे से एरिया को हम क्या करेंगे कि स्ट्रिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है वो डी वाई दी गई है और जो वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, और इसका जो टोटल लेंथ दिया हुआ है वो ए है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या होगा, ए माइनस एक्स, ये इसका लेंथ मिल गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा, ए माइनस एक्स इंटू डी वाई, तो ए माइनस एक्स इंटू डी वाई ये हमको एरिया मिल गया इस छोटे से स्ट्रिप का,
और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इसके पूरे लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे, और जो जिसमें क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट एक बेसिक टर्म लिखें तो डी आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस छोटे से एरिया के लिए अगर हम मोमेंट इक्वेशन लिखें, मोमेंट्स लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, डी आई एक्स, डी आई एक्स मतलब कि इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप, जो हम स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं उस छोटे से स्ट्रिप का इनर्शिया निकालना है, ठीक है, मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो वो कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्स एक्सिस इनटू एरिया डी ए, ठीक है। सिमिलरली हम इसको अगर कंसिडर करें, इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसका थिकनेस जो है वो डी एक्स दिया हुआ है और हाइट जो है वो डी वाई सॉरी वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तो डी एक्स इंटू वाई ये इसका एरिया हो गया, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू वाई, इसका वैल्यू कितना आएगा, इस छोटे से एरिया का, इस छोटे से एरिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो क्या होगा, डी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ए, डी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर डी ए, ठीक है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, evaluation of integration is simplified by choosing dA to a thin strip parallel to one of the coordinate axis। हमको जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर इनर्शिया निकालना है, हम क्या करें, उसी के पैरेलल जो है वो एक स्ट्रिप मान लें और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रेक्टेंगुलर पार्ट का, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमको इनर्शिया यहाँ दिया हुआ है, वो कितना है, इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वो है 1/3 बी एच क्यू, ठीक है, 1/3 बी एच क्यू, ठीक है। तो इसमें इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, इसका अब इस फिगर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो देखें इसका विड्थ जो है वो ये एक्स एक्सिस माना गया है, तो जो बॉटम मोस्ट लाइन है उसको एक्स एक्सिस माना गया है, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो विड्थ है वो बी दिया गया है और हाइट जो है वो एच दिया गया है, ठीक है। और इस जो लेफ्ट पार्ट का वर्टिकल प्लेन है इसको वाई एक्सिस माना गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस छोटे से एक स्ट्रिप को कंसिडर कर रहे हैं जिसका एरिया जो है वो डी ए है, ठीक है। डी ए जो है वो कैसे आएगा, इसका विड्थ जो है वो बी माना गया है और इसका जो थिकनेस है वो डी वाई माना गया है। तो एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू थिकनेस, तो क्या होगा डी ए इक्वल टू बी इंटू डी वाई। और हम क्या करेंगे, वाई जो है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एच तक। ये जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेके h तक। हम इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, b जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद हमको ब्रैकेट में इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर डी वाई, और हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो जब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा हमको, तो हम वहाँ पे h का वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और जब जीरो पुट करेंगे तो वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो वहाँ से हमको क्या मिला, b क्योंकि कांस्टेंट है तो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा गया है ना। ठीक है, अगर यही हम इस एक्सिस के अबाउट लिखें
ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम आई वाई लिखेंगे तो आई वाई क्या होगा, इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा। तो वहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो आएगा 1/3 एच बी क्यू, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 1/3 एच बी क्यू, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, ठीक है। अगर हम आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, वो हम एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं इसके सेंटर मिड पॉइंट पे, इसके मिड लाइन पे, तो वो क्या होगा कि इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है h/2 और h/2, तो वहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा h/b(h³ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। b(h³ डिवाइडेड बाई 12, इसको हम लोग आगे कंसिडर देखेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर एरिया में ऑल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो पैरेलल स्ट्रिप पे भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मीन्स एरिया में ऑल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। तो वो आई एक्स एक्स या मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, किसी के अबाउट जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका वाई क्यूब, अगर हम इसको छोटे से स्ट्रिप को देखें तो क्या होगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी ए की जगह क्या है, वाई इंटू डी ए, वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कितना है डी एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इसको वाई इंटू डी एक्स लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टॉर्शन ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट एंड रोटेशन ऑफ स्लैब्स, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको टॉर्शन, सिलेंडर का टॉर्शन, सिलेंड्रिकल शाफ्ट का टॉर्शन और रोटेशन ऑफ शाफ्ट को जो है वो हम इसमें सॉल्व आउट करते हैं, कंसिडर करके इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं जे नॉट से, जिसका वैल्यू आता है जे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी, ठीक है। जहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से उसका डिस्टेंस है, वो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, वो क्या है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से उस एरिया का डिस्टेंस है, ठीक है। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू द रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। वो कैसे, जे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब आर स्क्वायर को अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इन दोनों को स्प्लिट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो वहाँ से क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। तो जे नॉट इक्वल टू यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जे नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इंटू आई वाई, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, वो इसका अगर देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, अब इसको स्प्लिट कर दिया गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई। अब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है।
रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझाते हैं। कंसिडर एरिया ए, ठीक है, हम इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं ए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई एक्स है। इमेजिन दैट द एरिया इज कंसनट्रेटेड इन ए थिन स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि जो एरिया जो है वो कंसनट्रेटेड है एक थिन स्ट्रिप में, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और एक थिन स्ट्रिप में इसका एरिया जो है वो कंसंट्रेटेड है विथ इक्विवेलेंट आई एक्स, जिसका इनर्शिया जो है वो आई एक्स है। तो आई एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो के स्क्वायर का आई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर ए, के एक्स स्क्वायर ए। तो के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x/1 आई एक्स अपॉन ए रूट अंडर, ठीक है। तो रूट अंडर आई एक्स अपॉन ए जो है वो के एक्स हो गया, और के एक्स जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। के एक्स जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली हम ये वाई एक्सिस के अबाउट भी कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको वाई एक्सिस के अबाउट भी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, जो सेक्शन जो एक्सिस हम मान रहे थे कि जो प्लेन जो है, जो एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब वही जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो के वाई है। एक्स एक्सिस से वो के एक्स था और वाई एक्सिस से वो के वाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई वाई इक्वल्स टू के वाई का स्क्वायर इंटू ए, और जहाँ पे के वाई का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई वाई डिवाइडेड बाई ए, सॉरी रूट अंडर आई वाई अपॉन ए, ठीक है। आई वाई इक्वल टू क्या है, के वाई स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पे के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई वाई अपॉन ए। और अगर इसको पोलर मोमेंट के फॉर्म में लिखा जाए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखा जाए, तो जे ओ इक्वल्स टू के ओ का स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पे के ओ का वैल्यू जो है वो रूट अंडर जे ओ अपॉन ए है, ठीक है, रूट अंडर जे ओ अपॉन ए है। और अगर हम के ओ का वैल्यू निकालें तो के ओ का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर, ठीक है। के ओ का वैल्यू जो है वो कितना है, के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन तक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सैम्पल प्रॉब्लम कि इसको किस तरीके से इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में इतना ही, ताकि हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर सकें, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो क्या होता है कि मास एरिया या वॉल्यूम इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो सेकेंड मोमेंट में क्या होता है कि वो एरिया जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये है सेकेंड मोमेंट, ठीक है। और या फिर ऐसे कहें कि वो पॉइंट जहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम कहें कि सारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसमें न्यूमेरिकल इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रायंगल देखेंगे, फिर उसके बाद आगे इसमें से कंसिडर करते चलेंगे, स्क्वायर देखेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल देख के इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।